arparadio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास। वाचक स्वर अनुज श्रीवास्तव। मध्यकालीन भारत एवं विश्व। मध्ययुगीन भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, कला एवं संस्कृति। मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत एक दीर्घकाल का विवेचन किया जाता है। इस दीर्घकाल में राजपूत काल, सल्तनत काल और मुगल काल का समावेश है। विश्व के अन्य भागों के समान ही भारत में मध्यकालीन इतिहास के अनेक उल्लेखनीय पक्ष हैं। राजनीतिक घटनाक्रम। गुप्त काल साम्राज्य के कमजोर हो जाने के बाद उत्तर भारत में अनेक छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ। वे आपस में लड़ते रहे। उनमें से कुछ राज्य थोड़े समय के लिए काफी शक्तिशाली भी बने, मगर उनमें से कोई भी अपनी प्रभुसत्ता कायम नहीं कर पाया। 8वीं से 10वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत यानी दक्खन में 3 प्रमुख राजवंशों ने शासन किया। उत्तर भारत में कुछ राजपूत राज्यों का भी उदय हुआ। विशेषकर प्रतिहारों की अवनति के बाद ये राज्य एक दूसरे के साथ लगातार लड़ाइयों में उलझे रहे। इनमें से अजमेर में चौहानों, कन्नौज के गहड़वाल और मालवा के परमारों ने अपने शक्तिशाली राज्य स्थापित किए थे। गुप्त साम्राज्य के बाद दक्षिण भारत में चोलों के सबसे शक्तिशाली राज्य का उदय हुआ। चोल राजाओं ने पल्लवों को कुचल डाला। पांड्य और चोल शासकों ने लगभग समूचे दक्षिण भारतीय प्रायद्वीप पर 10वीं शताब्दी के उत्तरकाल से 12वीं शताब्दी तक शासन किया। चोलों की सेनाएं उड़ीसा को पार करके बंगाल पहुंची, जहां उन्होंने स्थानीय शासकों को हराया। चोलों की नौसेना बहुत शक्तिशाली थी। श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर वहां 50 साल तक शासन किया। उन्होंने मालदीव को भी जीता। उस समय मलेशिया और इंडोनेशिया में शैलेंद्र राजवंश का शासन था। चोलों ने शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध नौसेना अभियान भेजकर उसके कुछ क्षेत्रों को जीत लिया। 13वीं शताब्दी में चोल शक्ति का पतन हुआ तो दक्कन और दक्षिण भारत में कई राज्यों का उदय हुआ। 13वीं शताब्दी के आरंभ में तुर्की ने अपने साम्राज्य दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। दिल्ली सल्तनत लगभग 300 साल अपने अस्तित्व में रही। 14वीं शताब्दी में खिलजी और तुगलक राजवंशों के शासन के दौरान लगभग पूरा उत्तर भारत एक राज्य के अंतर्गत था। दिल्ली के सुल्तानों ने दक्कन के कुछ भागों पर भी अधिकार कर लिया था। इस काल में मंगोलों के एशिया और यूरोप के विशाल भूभागों को रौंद डाला और चीन पर अपना शासन कायम कर लिया। भारत पर भी मंगोलों के आक्रमण का खतरा बना रहा। 14वीं शताब्दी के मध्यकाल से आगे के लगभग 200 साल तक दक्खन और दक्षिण भारत के इतिहास में बहमनी और विजयनगर राज्यों का बोलबाला रहा। दिल्ली सल्तनत के पतन के बाद उत्तर भारत में बड़ी संख्या में छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ। देश में यद्यपि राजनीतिक एकता का अभाव था, किंतु सांस्कृतिक एकता की दृष्टि से इस काल का बड़ा महत्व है। 16वीं शताब्दी के मुगलों के द्वारा मध्यकाल से पुनः एक बार एक अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की शुरुआत हुई। ये शुरुआत अकबर के शासनकाल में हुई। अधिकांश उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बड़े भाग मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आ गए। औरंगजेब के शासनकाल में 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मुगल साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। उस समय लगभग समूचा देश एक शासन के अंतर्गत था, मगर औरंगजेब के ही शासनकाल में मुगल साम्राज्य का विघटन भी शुरू हुआ। 18वीं शताब्दी के आरंभिक सालों तक देश पुनः छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो गया। मुगल साम्राज्य के पतन के काल को सामान्यतः भारतीय इतिहास के मध्य युग की समाप्ति का काल माना जाता है। इस समय यूरोप की व्यापारी कंपनियां भारत आईं। इनमें से एक था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अगले 100 वर्षों तक उसने भारत पर अपना शासन कायम कर लिया। सामाजिक और आर्थिक जीवन। मध्ययुगीन भारत की अर्थव्यवस्था अन्य मध्ययुगीन समाजों की अर्थव्यवस्था की तरह कृषि पर आधारित थी। किसानों की पैदावार
छोटे बड़े राज्य की आय का प्रमुख स्रोत थी। किसानों से वसूला जाने वाला राजस्व यानी किसानों की पैदावार हर छोटे बड़े राज्यों की आय का प्रमुख स्रोत थी। किसानों से लगान का हिस्सा 50% तक वसूला जाता था। भू राजस्व में हिस्सा बांटने का बड़ा अधिक्रम था। इसमें वे राजा या राय थे जिनके कुछ अधिकार कायम थे, बावजूद इसके कि उनके इलाके बड़े राज्यों का अंग बन जाएं। इस अधिक्रम में वे जमींदार और ग्राम प्रमुख थे जिनके पास अपनी जमीन थी और जिन्हें राज्य की ओर से भू राजस्व वसूल करने का भी काम सौंपा गया था। इसके अलावा और भी कई ऐसे मध्यस्थ थे जिन्हें शासन की ओर से जमीन दान में मिली हुई थी। मध्यकाल की अधिकतर अवधि में राज्य के उच्च पदाधिकारियों और सरदारों को नकद वेतन मिलता था। उन्हें जागीरें भी दी जाती थीं। मध्ययुगीन भारत में आरंभिक दौर की अवनति के बाद शिल्प, दस्तकारी और व्यापार वाणिज्य का पुनरुत्थान हुआ। देश के अनेक शहर व्यापार के प्रमुख केंद्र बन गए। ऐसे कुछ शहर थे दिल्ली, आगरा, मुल्तान, लाहौर, अहमदाबाद, ढाका, सूरत, खंबात और बुरहानपुर। उस समय के यूरोपीय यात्रियों ने इन नगरों का बड़ा अच्छा वर्णन किया है। इनमें से कुछ शहर तत्कालीन यूरोप के सबसे बड़े शहरों से भी बड़े थे। भारत के निर्यात की मुख्य वस्तुएं थी सूती, ऊनी व रेशमी कपड़े, नील और शोरा। भारतीय वस्तुओं की विदेशों में बड़ी मांग थी। भारत के व्यापार वस्तुओं को नियंत्रित करने वाले भारतीय व्यापारी बड़े समृद्ध थे। बाद में यूरोप की व्यापारिक कंपनियों ने इस क्षेत्र में प्रवेश किया। उन्होंने भारत के विदेश व्यापार पर कब्जा कर लिया और देश के राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप किया। राज्य विशेषक सुल्तानों और मुगल सम्राटों के समय के राज्य शिल्पों को बढ़ावा देते थे। राज्य के कारखानों में काम करने वाले हजारों शिल्पी और दस्तकार राज परिवार तथा सामंत वर्ग के लिए वस्तुएं तैयार करते थे, मगर दस्तकारों और शिल्पकारों की दशा दयनीय थी। भारतीय समाज में दासों अथवा गुलामों की संख्या काफी अधिक थी। वे या तो युद्धबंदी होते थे या भारत और विदेशी दास बाजारों से खरीदे जाते थे। अधिकांश गुलाम शासकों और सामंतों के निजी अंगरक्षक भी होते थे। कुछ सैनिक उच्च सैनिक अधिकारी भी बने। दिल्ली सल्तनत के कुछ सुल्तान पहले गुलाम थे। दक्कन तथा दक्षिण भारत पर हमला करने वाले अलाउद्दीन खिलजी की फौजों का नेतृत्व एक गुलाम ने किया था। जाति भेद। मध्य युग कुछ मामलों में अधिक कठोर हो गया था तथा कथित नीची जातियां जाति प्रथा द्वारा उन पर लगाए गए प्रतिबंधों के कारण कष्ट भोगती रहीं। पेशों के आधार पर जातियों की संख्या में खूब वृद्धि हुई। इस काल में नई जातियों का भी उदय हुआ। प्राचीन युग की अंतिम शताब्दियों में भारत में आकर बसे हुए विदेशियों को हिंदू समाज में घुल मिल जाने के परिणाम स्वरूप इन नई जातियों का उदय हुआ। इस काल में एक महत्वपूर्ण नई जाति के रूप में राजपूतों का उदय हुआ। हिंदू धर्म सुधारकों ने जाति प्रथा के उत्पीड़क स्वरूप पर प्रहार किया। इस काल के अनेक संत कवि निम्न जातियों के थे। इस काल में स्त्रियों की स्थिति में और भी गिरावट आई। कन्याओं के विवाह की आयु कम करने के प्रयास हुए। सती प्रथा का चलन था। राजाओं की कई पत्नियां होती थी। राजा के मरने पर कभी कभी उसकी सभी पत्नियां उसके शव के साथ सती हो जाती थीं। कुछ शासकों ने इस अमानवीय प्रथा को रोकने के प्रयास किए, मगर दूसरों ने इसे जारी रखा। ऊंची जातियों में स्त्रियों को एकदम अलग रखने और पर्दा प्रथा थी। मुसलमानों में भी एक प्रकार की जाति प्रथा अस्तित्व में आई। भारत में कुछ मुसलमान मध्य एशिया, ईरान और अफगानिस्तान से आए थे। उन्होंने अपने अलग अलग समूह बना लिए और वे उन लोगों को तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे जो निम्न जातियों से इस्लाम में दीक्षित हुए थे। इसके अलावा हिंदुओं की तरह मुसलमानों के विभिन्न समूहों में भी बड़ी आर्थिक विषमताएं थीं। सांस्कृतिक जीवन। इस युग की आरंभिक शताब्दियों में बौद्ध धर्म अपनी जन्मभूमि से लुप्त प्राय हो गया। बौद्ध धर्म की कई मान्यताएं हिंदू धर्म में आत्मसात कर दी गईं और जैन धर्म की भी अवनति हुई। यद्यपि देश के दक्षिण और पश्चिमी भागों में
कुछ समय तक इसका महत्व कायम रहा। इस काल के प्रमुख दार्शनिक शंकराचार्य थे। उन्होंने सारे देश में वेदांत दर्शन का प्रचार किया। शंकराचार्य ने बौद्ध धर्म और जैन धर्म के प्रभाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। हिंदू धर्म की मुख्य विशेषता थी विष्णु और शिव की पूजा का बढ़ता महत्व। बाद में काली, दुर्गा और अन्य देवियों के रूप में शक्ति की पूजा भी लोकप्रिय हुई। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में भक्ति को लोकप्रिय बनाने में अलवार और नयनार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाद की शताब्दियों में सारे देश में भक्ति का प्रसार हुआ। इस काल की एक महत्वपूर्ण घटना थी भारत में इस्लाम का आगमन। भारत के साथ इस्लाम का प्रथम संपर्क अराबिया में इसके उदय के तुरंत बाद अरब व्यापारियों के जरिए हुआ था। बाद में जब इस्लाम में दीक्षित हुए, तुर्की ने भारत के एक बड़े भूभाग पर अपना शासन कायम कर लिया। तब ये भारत के अनेक क्षेत्रों में फैल गया। कालांतर में इस्लाम भारत का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। कला एवं साहित्य। 7वीं से 12वीं शताब्दी तक के आरंभिक मध्यकाल की कला और वास्तुशिल्प के क्षेत्र की उपलब्धियां बड़े महत्व की हैं। देश के विभिन्न भागों में विशिष्ट वास्तुशैली वाले अनेकानेक मंदिरों का निर्माण हुआ। इन मंदिरों को मूर्ति शिल्प से सजाया जाता था। इसमें चोलकालीन मंदिर कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर में चोल काल की कांस्य मूर्तियां, विशेषतः नटराज की मूर्तियां, सर्वश्रेष्ठ कला का नमूना मानी जाती हैं। राष्ट्रकूट राजाओं द्वारा निर्मित एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर अनुपम है। ये एक पहाड़ को ऊपर से काट कर बनाया गया है। भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर और खजुराहो के चंदेल नरेशों द्वारा निर्मित मंदिर अपनी कलात्मकता के लिए विख्यात हैं। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ भारत में सांस्कृतिक और कला के सम्मिश्रण का एक नया युग आरंभ हुआ। तुर्क तथा अफगान लोगों के साथ स्थापत्य कला की नई शक्तियां भारत आईं। इस युग की इमारतों की विशेषताएं मिहराब और गुंबद थीं। उल्लेखनीय इमारतों में कुतुब मीनार, अलाई दरवाजा, मालवा में मांडू की जामा मस्जिद, हिंडोला महल, जहाज महल, रूपमती और बाज बहादुर का महल, जौनपुर की अटाला मस्जिद, मेड़वा में कुशलगढ़ का किला और कीर्ति स्तंभ, बीजापुर का गोल गुंबद हैं। मुगल काल में स्थापत्य कला चरम सीमा पर पहुंच गई। मुगलों ने भव्य महलों, किलों, द्वारों, मस्जिदों और बावड़ियों का निर्माण कराया। इस युग की इमारतों की विशेषता थी गोल गुंबद, पहले स्तंभ, सीधे और विशाल द्वार तथा भरपूर चित्रकारी। अकबर द्वारा निर्मित आगरे का किला, फतेहपुर सीकरी के महल, मस्जिद और बुलंद दरवाजा दर्शनीय है। जहांगीर के काल में बनाए गए एतमाद उद्दौला के मकबरे का मुगल काल की वास्तुकला में विशिष्ट स्थान है। शाहजहां के काल में तो स्थापत्य कला मानो शिखर पर पहुंच गई। आगरे का सफेद संगमरमर का ताजमहल एक अद्वितीय वास्तुशिल्प के रूप में विश्व विख्यात है। मुसम्मन बुर्ज इत्यादि अनेक इमारतें आज भी अपनी सभ्यता और सुंदरता से लोगों को मोहित करती हैं। मुगल परंपरा ने कई प्रांतीय तथा स्थानीय राजाओं के किलों तथा महलों की वास्तुकला को प्रभावित किया। अमृतसर का स्वर्ण मंदिर, जो इसी काल में कई बार बना, वो भी गुंबद तथा मेहराब के सिद्धांत पर निर्मित था। मध्यकाल में चित्रकला का भी खूब विकास हुआ। इस युग में राजपूत शासकों द्वारा तथा समृद्ध व्यक्तियों ने चित्रकारी को संरक्षण प्रदान किया। विजयनगर के चित्रकार इस कला में अत्यंत निपुण माने जाते थे। अकबर ने चित्रकला को राजकीय संरक्षण दिया। उनके दरबार में 2 प्रमुख चित्रकार थे, जसवंत तथा बसावन। इन्होंने फारसी कहानियों को चित्रित किया। जहांगीर के काल में चित्रकला अपने शिखर पर पहुंच गई। संगीत कला का भी विकास हुआ। तानसेन को अपने दरबार में विशिष्ट स्थान प्रदान करके अकबर ने संगीत के महत्व में वृद्धि की। तानसेन और बैजू बावरा आदि ने संगीत को लोकप्रियता दी। जहांगीर और शाहजहां ने इस परंपरा को जारी रखा। राजपूत युग में
संस्कृत साहित्य में उल्लेखनीय उपलब्धियां प्राप्त की गईं। भवभूति और राजशेखर ने अपनी रचनाओं व साहित्य को समृद्ध किया। इस काल में व्याकरण तथा धर्मशास्त्र आदि विषयों पर उच्च कोटि की रचनाएं की गईं। ऐतिहासिक ग्रंथों में कल्हड़ की राज तरंगिणी का विशेष महत्व है। सल्तनत काल में मुसलमान शासकों ने संस्कृत साहित्य को समझने का प्रयास किया। मलिक मोहम्मद जायसी ने अवधी भाषा में पद्मावत की रचना की। भक्ति आंदोलन के अंतर्गत कबीर, नानक ने हिंदी को संपन्न बनाया। ब्रज भाषा में मीरा, मराठी में नामदेव, बंगला में चंडीदास, जयदेव और विद्यापति ने सृजनात्मक रचनात्मक विचारों की धारा प्रवाह करके क्षेत्रीय भाषाओं के भंडार को समृद्ध किया। मुगल काल में फारसी और हिंदी की अभूतपूर्व उन्नति हुई। इस काल में महान विद्वान अबुल फजल ने गद्य की ऐसी शैली प्रचलित की जिसका कई पीढ़ियों ने अनुकरण किया। प्रमुख कवि फैजी ने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया। जहांगीर के काल में तुजुके जहांगीरी की रचना की गई। शाहजहां के समय में उपनिषद और भागवत गीता का फारसी अनुवाद हुआ। हिंदी साहित्य की भी उन्नति हुई। अब्दुल रहमी खान खाना के पद, सूरदास का सूरसागर, तुलसीदास का रामचरितमानस इसी काल की मुख्य रचनाएं थीं। दक्षिण भारत में मलयालम भाषा में भी साहित्यिक रचनाएं लिखी गईं। महाराष्ट्र में एकनाथ तथा तुकाराम ने मराठी भाषा को शिखर पर पहुंचा दिया। सिख गुरुओं की रचनाओं ने पंजाबी भाषा में नए प्राण फूंक दिए। उर्दू यद्यपि नवीन भाषा थी, तथापि दक्षिण की बीजापुर और गोलकुंडा रियासतों में इसका पर्याप्त विकास हुआ। हातिम खां मजहर तथा गालिब उर्दू के प्रसिद्ध शायर थे। भक्ति के आंदोलन मध्यकाल में सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति आंदोलन था। भारत में प्राचीन काल से ईश्वर की भक्ति पर जोर दिया जा रहा था, परंतु 8वीं से 16वीं शताब्दी के काल में इसने एक नया रूप धारण कर लिया। ये आंदोलन दक्षिण भारत से आरंभ हुआ और धीरे धीरे सारे उत्तरी भारत में फैल गया। धार्मिक नेताओं ने एक प्रभु की भक्ति का मार्ग दिखाया, जिसे एकेश्वरवादी कहते थे। हिंदू धर्म में व्याप्त भेदभाव, कुप्रथाओं तथा संकीर्णता को उखाड़ फेंकने की दृष्टि से संतों ने सहज सरल भाषा में संदेश दिया। ईश्वर एक है, सभी प्राणी समान हैं, जाति पाति और कर्म कांड व्यर्थ हैं, मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है, सभी धर्मों का आदर करना आवश्यक है और सच्चे गुरु की शिक्षा से भक्ति के द्वारा मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर सकता है। ये भक्ति आंदोलन के आधारभूत सिद्धांत थे। इस आंदोलन के प्रमुख प्रचारक या संत श्री आचार्य रामानुज, निम्बाचार्य, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, नामदेव, चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई, कबीर और गुरु नानक हैं। इन संतों ने जीवन की त्रासदी और दुखों से निपटने का सरल मार्ग ढूंढा। बाहरी आडंबरों को छोड़कर सच्ची ईश्वर भक्ति से मानव का कल्याण हो सकता है। समाज में व्याप्त भेदभाव मिटाने की दिशा में इन संतों ने निर्भीक होकर आवाज उठाई। कबीर कहते हैं, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजै सो हरि का कोई। धार्मिक समन्वय और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए भी उन्होंने भरसक प्रयास किए। भक्ति आंदोलन का समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा। धर्म, समाज, साहित्य और कला सभी क्षेत्र इस आंदोलन से प्रभावित हुए। संक्षिप्त में कहा जा सकता है कि भक्ति आंदोलन ने समाज को नई दिशा दी, जिससे उसका बिखराव रुक गया तथा अन्य धर्मों के साथ समन्वय की नीति का महत्व जाना जाने लगा। सूफी संत। इसी काल में इस्लाम के उपासकों की एक शाखा सूफी का प्रभाव बढ़ा। सूफी इबादत की रहस्यवादी शाखा कही जाती है। भौतिक जीवन का त्याग, शांति और अहिंसा में विश्वास, धार्मिक सहिष्णुता और मानव मात्र के प्रति प्रेम भावना। भारत में सूफी भक्ति पर हिंदू धर्म का प्रभाव पड़ा और सूफियों ने हिंदू धर्म की कुछ प्रथाओं तथा रिवाजों को भी अपना लिया।
प्रमुख सूफी संतों में मोइनुद्दीन चिश्ती तथा निजामुद्दीन औलिया के नाम प्रसिद्ध हैं। इन संतों ने मानवता की सेवा का पाठ पढ़ाया। सूफी संतों में महान साहित्यकार अमीर खुसरो का नाम भी अत्यंत आदर भाव से लिया जाता है। सांप्रदायिकता से परे उन्होंने हिंदी और फारसी में अनेक काव्य रचनाएं की। हिंदू मुस्लिम एकता के लिए वे सदैव प्रयास करते रहे। स्मरणीय बिंदु 5वीं सदी से 15वीं सदी तक का समय मध्यकाल कहलाता है। हर्षवर्धन की मृत्यु से लेकर दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बीच को राजपूत युग के नाम से जाना जाता है। पृथ्वीराज या राय पिथौरा चौहान वंश से संबंधित था। ये दिल्ली एवं अजमेर का शासक था। बुंदेलखंड में चंदेल वंश के शासकों ने शासन किया। खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिर चंदेल राजाओं ने बनवाए थे। दक्षिण भारत के इतिहास में पल्लव वंश का स्थान महत्वपूर्ण है। परमार वंश का महान शासक भोज था। परमारों की राजधानी धारा थी। गुजरात में सोलंकी वंश के शासकों का राज्य था। भारत में मुगल राज्य की स्थापना बाबर ने की थी। अकबर के दरबार का महान संगीतज्ञ तानसेन था। फतेहपुर सीकरी को अकबर ने बसाया था। यहाँ उसने जोधाबाई का महल, बीरबल महल, सलीम चिश्ती का मकबरा आदि अनेक भव्य इमारतें बनवाई थीं। जहांगीर के काल में चित्रकला का सबसे ज्यादा विकास हुआ। जहांगीर कालीन चित्रकारी का सुंदर नमूना एतमादुद्दौला का मकबरा है, जो आगरा में स्थित है। शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहते हैं। शाहजहां ने अपनी प्रिय पत्नी मुमताज की याद में ताजमहल बनवाया था। आईने अकबरी और अकबरनामा अब्दुल फजल ने लिखा था। मिनहाजुस सिराज ने तबकाते नासिरी लिखी थी। तहकीके हिंद की रचना अल बरूनी ने की थी। जापान का प्राचीन धर्म शिंतो था। जापानी कला, विहारों, मूर्तियों तथा मंदिरों में बौद्ध धर्म की गहरी छाप पड़ी है। मध्यकाल में चीन के कन्फ्यूशियस ने धर्म को पुनः स्थापित किया। कुतुबनामा का आविष्कार चीनियों ने किया था। गोला बारूद का आविष्कार चीनियों ने किया था। मध्यकालीन यूरोप में चर्च एक शक्तिशाली संस्था थी। ईसाई जगत के धार्मिक प्रधान व्यक्ति को पोप कहा जाता है। मध्यकाल में शिक्षा का माध्यम लैटिन भाषा थी। सामंतवाद भूमि पर आधारित सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था थी। कृषि योग्य भूमि को मैनर या जागीर कहा जाता था। मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का यानी अरब में हुआ था। मुसलमानों के पवित्र धर्म ग्रंथ को कुरान कहा जाता है। मोहम्मद साहब 622 ईस्वी में मक्का छोड़कर मदीना गए। इस घटना को हिजरत के नाम से जाना जाता है और 622 ईस्वी से ही हिजरी संवत प्रारंभ हुआ। arparedio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास।